हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले, जिसमें मैंने आपको एनर्जी क्या है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के टाइप्स क्या है वो एक्सप्लेन किया था। ओके, तो हमने देखा कि कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, रिन्यूएबल सोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। ओके, अब हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फ्यूल की। किसकी बात करने वाले हैं? फ्यूल। ओके, फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल। ओके, तो ध्यान से देखो फ्यूल है क्या। तो एनीथिंग, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी। अब यहां तक जो डेफिनेशन बोलोगे तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो हमें एनर्जी देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो लेकिन इसमें थोड़ा एक और वर्ड ऐड करना है कि फ्यूल क्या है। एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी ऑन बर्निंग। बर्न करने पर, कोई भी चीज को आप बर्न करोगे, जलाओगे, ओके, टेम्परेचर दोगे, हीट करोगे और उससे जो एनर्जी मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल। क्या बोलते हैं? फ्यूल। ओके, तो एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी ऑन बर्निंग, ये वर्ड लगा लेना है आपको। कौन सा वर्ड लगा लेना है? ऑन बर्निंग। ओके, कि बर्न करने पर, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप बर्न करोगे, जलाओगे, हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूल। ओके, अब ये जो फ्यूल होता है वो तीन टाइप का होता है। एक तो सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड होता है और गैसियस फॉर्म में होता है। तो फ्यूल जो है वो आपको तीन टाइप में मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। एक एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं। सॉलिड के अंदर कोल है ना, कोलसा, जिसको हम बोलते हैं कोयला, कोल। ओके, लिक्विड, लिक्विड में कौन से है? तो भाई केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ऐसे बहुत सारे हैं। गैसियस, एलपीजी, जो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, है ना। गैसियस में कौन सा है? एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, हमने स्टैंडर्ड 9 और 8 में पढ़ा है। तो जो कुकिंग है तो वो फ्यूल है। ओके, अच्छा, एलपीजी के अंदर मेन कंपोनेंट कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन गैस। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना। एलपीजी के अंदर मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन गैस का, है ना। हम आगे पढ़ने वाले हैं ब्यूटेन और प्रोपेन और वो सब आगे केमिस्ट्री के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ब्यूटेन गैस होता है। ओके, तो फ्यूल जो है वो उसके तीन टाइप, मतलब वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है। तो सॉलिड में कौन सा याद रखोगे आप? कोल। लिक्विड में कौन सा याद रखोगे? केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। और गैसियस में क्या याद रखोगे आप? एलपीजी। ओके, और एलपीजी के अंदर मेन कंपोनेंट कौन होता है? ब्यूटेन। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल देखते हैं कि भाई आइडियल फ्यूल किसको बोलेंगे हम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, उसकी खासियत क्या होनी चाहिए, यानी कौन से फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल बोलेंगे। ओके, ध्यान से देखना। तो पहला है, इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, है ना। फ्यूल अगर महंगा मिलेगा तो फिर इतना हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो आइडियल, आइडियल फ्यूल किसको बोलते हैं? तो इट शुड बी चीप, मतलब इकोनॉमिकली होना चाहिए, सब लोग यूज कर सके ऐसा होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि पैसे वाले यूज कर सकते हैं, फिर गरीब इंसान जो है वो यूज नहीं कर सकता है, तो उसको हम आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल किसको बोलेंगे? जो हर मतलब कैटेगरी का इंसान यूज कर सकता है। ओके, रिच भी, पुअर भी, मीडियम है वो भी। तो इट शुड बी चीप, यानी इकोनॉमिकल होना चाहिए। नंबर 2, इट कैन बी स्टोर इजीली, जिसको हम इजीली स्टोर कर सके। ओके, और तीसरा है, इट कैन बी अवेलेबल इजीली, अवेलेबल भी होना चाहिए ना, मिलना भी चाहिए, इजीली मिलना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि इट शुड बी चीप, इकोनॉमिकली, इट शुड बी इजीली स्टोर, जिसको आप इजीली स्टोर कर सको, और पहले तो अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि स्टोर हम कब कर सकेंगे? जब इजीली अवेलेबल होगा तो, राइट। तो अवेलेबल होना चाहिए इजीली। नंबर 3, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होना चाहिए? जो भी आइडियल फ्यूल, जो भी फ्यूल है उसका कैलोरीफिक वैल्यू, कौन सी? कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम सीवी बोलते हैं, वो हाई होना चाहिए। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? हमने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा था कि 1 ग्राम फ्यूल को, कितना? 1 ग्राम फ्यूल को आप बर्न करोगे और उससे जो एनर्जी मिलता है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम फ्यूल को, 1 ग्राम, हाँ, 1 ग्राम फ्यूल को आप बर्न करोगे और उससे जो एनर्जी मिलता है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। ओके, इसके बाद आता है इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है कि वो टेम्परेचर जहां पर पहुंच के कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेगा। वापिस एक बार बोल रहा हूं, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, वो टेम्परेचर जहां पे कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर ले, ओके, जलना शुरू हो जाए, उसको हम बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। तो जो फ्यूल है, कोई भी फ्यूल, उसको आइडियल हम तब बोलेंगे जब इसका मीडियम इग्निशन टेम्परेचर हो, यानी इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एकदम से जल जाएगा और उसके अंदर से हम एनर्जी को यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बहुत टाइम भी नहीं लगना चाहिए उसको जलने में, नहीं तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। ओके, तो इट शुड हैव मॉडरेट, मीडियम, मॉडरेट यानी मीडियम, मीडियम इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलेंगे हम, कि वो टेम्परेचर जहां पर कोई भी सब्सटेंस, वो टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है। तो आइडियल फ्यूल की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। क्या होना चाहिए, प्रॉपर, मॉडरेट, मीडियम होना चाहिए, बहुत जल्दी भी नहीं जल जाना चाहिए और बहुत टाइम भी नहीं लगना चाहिए। ओके, फिर है इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू वाइल बर्निंग, यानी ऐसा फ्यूल जो जलने पर कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़े। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, जैसे हार्मफुल गैसेस, है ना, कि भाई उसको जलाया हमने और हार्मफुल गैसेस बाहर निकला, मतलब उससे एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड हुआ और किसी ने, मतलब वो आसपास जो लोग रहते उसने ब्रीथ किया तो उसकी बॉडी में भी गए, फिर लंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब इतना धुआं भी नहीं निकलना चाहिए और वो जलने के बाद उसकी ऐश यानी राख भी इतनी नहीं होनी चाहिए। तो ये आइडियल फ्यूल है कि इट शुड नॉट लीव, लीव यानी छोड़ना, इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू वाइल बर्निंग। जब वो जल रहा है तब कोई रेसिड्यू नहीं होना चाहिए। रेसिड्यू यानी इसमें स्मोक आ जाएगा, एस आ जाएगा, राख जिसको हम बोलते हैं राख। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। तो सबसे पहले था चीप होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकल होना चाहिए, अवेलेबल इजी होना चाहिए, इजीली स्टोर कर सके ऐसा होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू वाइल बर्निंग। जब उसको जलाते हैं तो उसके ऊपर, मतलब उसके बाद, जलने के बाद या जलते समय कोई रेसिड्यू नहीं निकलना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे, ये तो हमने बात कर ली फ्यूल की, अब हम डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको मैं निकाल देता हूं। अब हम फ्यूल तो हमने देख लिया है कि फ्यूल क्या है, अब हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल की। अच्छा, फॉसिल फ्यूल जो है ना, वो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, मैंने पहले ही बताया फर्स्ट वीडियो के अंदर कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का मेजर पोर्शन, सबसे ज़्यादा हिस्सा, ओके, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा अगर कोई हमें देता है तो वो है फॉसिल फ्यूल। तो मेजर एनर्जी सोर्सेस, ओके, तो जहाँ पर हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा पूरा कौन करता है, तो फॉसिल फ्यूल करता है। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या हो सकता है, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऐसे। हमने लोअर स्टैंडर्ड में भी देखा है, 8 स्टैंडर्ड के अंदर पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन, अलग अलग उसमें से प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, कि पेट्रोलियम जमीन से कच्चा तेल निकलता है, फिर उसका डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन टावर लगाते हैं और फिर पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल्स बनाते हैं, बहुत सारी, मतलब आप समझो कि अराउंड 150 प्लस पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट बनाई जाती है। ओके, तो कोल आएगा फॉसिल फ्यूल में, पेट्रोलियम आएगा, नेचुरल गैस आएगा जिसमें एलपीजी, सीएनजी, ओके, ये भी आएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, अच्छा, अब ये फॉसिल फ्यूल बना कैसे है, तो इसको बनने में हजारों साल लगे हैं, है ना, फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों साल, हजारों करोड़ों साल लग गए इसको बनने में। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है उनको हजारों साल लगे हैं। अच्छा, तो भी ये लिमिटेड है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल बोलेंगे, क्योंकि ये एक बार ख़त्म हो गए फिर
वापस उसको बनने में हज़ारों साल लगेंगे वापस। तो ये लिमिटेड है, इसलिए हमें इसका यूज़ क्या करना चाहिए, प्रोडक्टिव यूज़ करना चाहिए, जुडिशियस यूज़ हमें इसका करना चाहिए। ओके। अच्छा, इसका एक फॉसिल फ्यूल का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर देखें तो वो है कि जब भी आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे, कोल जैसे कोयला कोल को आप बर्न करोगे तो CO2 प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपको पता है कि वो आपको किस तरफ ले जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ ले जाएगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा, है ना, दुनिया के अंदर गर्मी हर साल बढ़ती जाएगी। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ भी हमें ले जाता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। फॉसिल फ्यूल हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, लेकिन सामने उसका डिसएडवांटेज भी यही है कि जितना हम कोल को बर्न करेंगे, फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे, उतना CO2 प्रोड्यूस होगा, और CO2 प्रोड्यूस होने से क्या होगा, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ हमें ले जा रहा है। ओके। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि फॉसिल फ्यूल बनता कैसे है। ओके, तो फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है, तो मैंने कुछ शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे हैं, उसको आप अच्छे से समझ लो, फिर आसानी से याद कर दोगे कि प्लांट्स और एनिमल्स, अर्थ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं कि दे गॉट बरीड, वो जमीन के अंदर, प्लांट्स भी बहुत सारे, देखो एनिमल्स भी मर जाते हैं, फिर जमीन के अंदर बरीड हो जाते हैं। अच्छा, या कोई ऐसा नेचुरल कैलामिटीज आया, मतलब अर्थक्वेक आया या कोई फ्लड आया, तो इससे क्या होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, अर्थ के अंदर बरीड हो जाते हैं। ओके, तो बहुत ही डीप में चले जाते हैं, अंडर अर्थ क्रस्ट बहुत ही डीपली चले जाते हैं, और दे कन्वर्टेड इनटू फ्यूल, वो फिर किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो कन्वर्ट किस, वो फिर पहले फ्यूल बनते हैं, फिर वो मतलब उसको ही हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गेट बरीड into the deep earth crust and they converted into fuel due to excess heat and pressure। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है नीचे, बहुत ज़्यादा हीट होती है। ओके, तो उसकी वजह से ये वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो सेडिमेंटेशन हो जाता है, मतलब उनके ऊपर मिट्टी इतनी, मतलब इतना वो डीपली चले जाते हैं कि सन के रेस भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में। तो इस तरीके से फॉसिल फ्यूल बनता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट बरीड इन डीप अर्थ क्रस्ट एंड दे कन्वर्टेड इनटू फ्यूल। ओके, ड्यू टू एक्सेस हीट, बहुत ही ज़्यादा हीट होती है अंदर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है अर्थ के नीचे, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भी होता है, बहुत ज़्यादा हीट भी होती है, और इससे क्या बन जाता है, फॉसिल फ्यूल बन जाता है। तो इसको हज़ारों साल लगते हैं, ऐसा नहीं कि ये 2-4 दिन या 2-4 साल का कोई प्रोसेस नहीं है। इट टेक्स अ मिलियन ईयर्स। ओके, हमने लिखा ना यहाँ पे, फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि भाई CO2 प्रोड्यूस होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ हमें ले जाता है। अच्छा, इसके फॉसिल फ्यूल को अब देखो हम कितना रेंडमली यूज़ कर रहे हैं, हम कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, उसको हम रेंडमली यूज़ करते हैं, यानी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को ये नहीं मिलेगा क्योंकि हम इतना प्रोडक्टिव यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो इसको और लंबे टाइम चले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ऑल्टरनेट ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे, जैसे LPG। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्हीकल्स CNG व्हीकल्स होते हैं, तो CNG व्हीकल्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा। फिर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जनरली हमें कहीं पे जाना हो तो हम अब खुद का व्हीकल लेके, मान लो कि मुझे अहमदाबाद जाना है तो मैं अकेला लेके जाऊँगा अहमदाबाद कार, मेरी कार को, तो 1000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ का डीजल लगेगा। लेकिन उसकी जगह पर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस में चला जाता हूँ तो मेरे पैसे भी बचेंगे और फ्यूल भी बचेगा सामने। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। ओके, हमें CNG का यूज़ भी करना चाहिए। उसके और भी मतलब वो ऑल्टरनेट है, तो अच्छा, और भी इसके सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हमने देखा कि भाई CNG यूज़ करना चाहिए हमें। फिर हमने देखा कि भाई एक और बात मैं आपको बताऊं कि हमारे जो व्हीकल्स है उसको हमें रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, मतलब सर्विस करवाना चाहिए, ताकि फ्यूल ज़्यादा बर्न नहीं हो। अच्छा, फिर हमारा जो कंबशन प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को और बढ़ाना चाहिए। ओके, यानी मतलब वही बात हुआ ना कि भाई आप अपने व्हीकल्स को रेगुलर चेकअप करो, मतलब रेगुलर सर्विस करवाओ, तो कंबशन प्रोसेस क्या होगा, एफिशिएंस बनेगा, यानी इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस। ओके, तो इससे क्या होगा कि हम फॉसिल फ्यूल को बचा पाएंगे। ओके, रेगुलर सर्विस करवाते रहेंगे हम। ओके, फिर अगर हम बात करें आगे
तो एक आध पॉइंट और भी है कि भाई ये सारे, तो हमें बहुत सारी वेरियस टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी कि जो एग्जॉस्ट पाइप होता है, आपने देखा होता है साइलेंसर होता है, वहाँ से जो हार्मफुल गैसेस निकलती है, तो हमें वेरियस टेक्निक को यूज़ करके वो हार्मफुल गैसेस कम निकले, है ना, वो हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, हमें लीड फ्री पेट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? लीड फ्री पेट्रोल। लीड यानी पीवी, आपने पढ़ा है मेटल और नॉन मेटल में। तो वी शुड यूज़ लीड फ्री पेट्रोल, और नाइट्रोजन फिल्टर लगाने चाहिए हमें, ओके, इन एग्जॉस्ट पाइप। एग्जॉस्ट पाइप के अंदर हमें क्या लगाना चाहिए? नाइट्रोजन फिल्टर लगाने चाहिए। तो ये सारे हमारे पास ऑप्शन है अगर हम फॉसिल फ्यूल को इसका प्रोडक्टिव यूज़ करना चाहते हैं ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन को मिले। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैंने आपको फ्यूल एंड फॉसिल फ्यूल के बारे में समझाया है।